हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड यंग माइंड्स, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपी और लर्निंग के पीछे छुपी हुई साइंस को। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन स्पीच, फीडिंग और बिहेवियर तीनों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम बात कर रहे हैं ओरल प्लेसमेंट थेरेपी की। ये थेरेपी फोकस करती है माउथ की मसल्स पर, जैसे लिप्स, टंग और जॉ, जिन्हें स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कोऑर्डिनेट बनाना स्पीच क्लैरिटी और स्मूथ ईटिंग के लिए ज़रूरी होता है। बट बियॉन्ड द ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, सेंसरी रेगुलेशन और ओरल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है। तो इस टॉपिक को और डेप्थ में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यश देसाई, जो कि हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे कि ऑटिज्म, स्पीच डिले और सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज। सो वेलकम बैक मिस डॉक्टर यश देसाई। जब हम सबसे पहले बात करते हैं ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, तो एक्चुअली वो होता क्या है और ये कैसे ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी से अलग होता है? बेसिकली ओरल प्लेसमेंट थेरेपी क्या है कि हमारे जो ओरल सेंसरी सिस्टम है उसकी सेंसरी सिस्टम, फिर ओरल मोटर मोटर स्किल्स जो होती है उस पे, और उसके साथ साथ उसकी मसल मेमोरी पे भी वर्क करता है। और वो है प्रोप्रोसेप्टिव एंड टैक्टाइल अप्रोच। ओरल प्लेसमेंट थेरेपी इज अ प्रोप्रोसेप्टिव एंड टैक्टाइल अप्रोच, जबकि ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी है लुक एट मी, सी दिस एंड डू दिस। इमिटेटिव अप्रोच है कि थेरापिस्ट ने किया, ये कुछ साउंड प्रोड्यूस किया, उसके लिप मूवमेंट को देख के बच्चे ने कॉपी किया। अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे इमिटेटिव बिहेवियर नहीं डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो लुक एट मी एंड डू दिस वाली मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ बच्चे में ये होता है कि मसल प्रॉब्लम की वजह से या फिर सेंसरी मोटर डिले की वजह से वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट या फिर मोटर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए या साउंड को बाहर निकालने के लिए जो टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट या जॉ मूवमेंट करनी पड़ती है वो नहीं हो पाती है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? ओरल प्लेसमेंट थेरेपी क्या करती है कि टेक्टाइल एंड प्रोप्रोसेप्टिव अप्रोच को यूज करके वो बच्चे की मोटर प्लानिंग, सेंसरी अवेयरनेस एंड सेंसरी मोटर प्लानिंग को इन्हेंस करती है। और इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज होता है, जिसकी वजह से बच्चे को सीखने के लिए एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि बच्चा फर्स्ट फेज में नॉर्मली वो टूल्स को यूज करके अपने मोटर प्लानिंग कर सके, या फिर अपनी टंग, लिप या जॉ की मूवमेंट कर सके, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो। और दूसरा कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी हेल्प्स टू डेवलप ओरल फंक्शनल स्किल्स। फंक्शनल स्किल्स में जैसे कि ब्लोइंग, सकिंग, स्लर्पिंग या फिर ड्रिंकिंग, तो सारी स्किल को इनहेंस करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो मसल का यूज करके हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वही मसल का यूज करके हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं या बोलते हैं। तो जब फीडिंग बिहेवियर हमारा एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो हमारा स्पीच एंड कम्युनिकेशन का जो बिहेवियर है वो भी एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सेम मसल यूज होते हैं फीडिंग में और टॉकिंग में। तो क्या होगा कि फीडिंग पहले डेवलप होगी, उसके बाद टॉकिंग या स्पीच साउंड प्रोडक्शन डेवलप होगा। तो हमें पहले ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का यूज करके बच्चे की फीडिंग स्किल या फंक्शनल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद हम बच्चे का साउंड प्रोडक्शन या साउंड बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं या वोकलाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से टूल का यूज करके और सेंसरी प्रोप्रोसेप्शन एंड टेक्टाइल मेथड को कॉम्बिनेशन में लेके ओरल प्लेसमेंट थेरेपी बच्चे के साउंड और क्लैरिटी पे वर्क करती है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि स्पीच सिर्फ लाइक वर्ड्स बोलने से रिलेटेड होता है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माउथ के मोटर कंट्रोल का स्पीच डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? बेसिकली दो चीजों से, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि लिप, जॉ एंड टंग तीनों तीन एक साथ एसोसिएटेड करके मूव करे, और डिसोसिएशन का मतलब है कि टंग, लिप और जो तीनों तीन अलग स्पेस में मूव करके वर्क करे। जैसे कि अगर हमें बोलना है ट साउंड, तो मैंने बोला ट, तो ट के लिए क्या होगा? जॉ नीचे जाएगा, लिप अपनी मिडिल पोजीशन में रहेगा और टंग बैकवर्ड जाएगा। तो ये इज डिसोसिएशन। पर अगर हमें म बोलना है, तो म के लिए क्या होगा? टंग, लिप एंड जॉ तीनों तीन एक ही एरिया में मूव करेंगे, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन अगर जब तक नहीं होगा, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन डेवलप होता है मोटर प्लानिंग से, या फिर हम बोल सकते हैं ओरल मोटर प्रैक्टिस स्किल से। तो उससे क्या होगा कि अगर जब तक मोटर प्लानिंग डेवलप नहीं होगी, हमें बेसिकली पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन से लेवल पे टंग, लिप और जो को मूव करना है, जिससे कि डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे को ट बोलना है तो टंग को पीछे ले जाना पड़ेगा, और बच्चे को अगर ट की जगह पे त बोलना है
तो उसको टंग को टीथ के पास आगे लाना पड़ेगा। तो इसमें भी होता है कि बैकवर्ड साउंड, इंट्राडेंटल साउंड, पैलेट साउंड, ब्लोइंग साउंड। जैसे कि अगर हमें बोलना है फ, तो दैट इज अ ब्लोइंग साउंड, कि जब तक बच्चे को ब्लोइंग नहीं आएगा बच्चा फ का साउंड नहीं बोल पाएगा। फिर आता है लिप क्लोजर। तो लिप क्लोजर का मतलब है कि लिप्स को एक साथ दोनों ऊपर और नीचे के लिप्स को ज्वाइंट करके रखना। अगर वो लिप क्लोजर नहीं होगा तो क्या होगा, ब म प जैसे लिप राउंडिंग वाले साउंड्स आएंगे ही नहीं। फिर आता है पाउट या लिप राउंडिंग। लिप राउंडिंग की मूवमेंट अगर नहीं होगी या हमारे मसल में इतनी पावर ही नहीं होगी या मोटर प्लानिंग हमारी नहीं हुई कैसे लिप को राउंड करना है, तो ऊ ओ जैसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर मोटर मूवमेंट, ओरल मोटर मूवमेंट चाहिए, और वो सारी मोटर मूवमेंट फंक्शन स्किल से डेवलप होती है। तो क्या होगा कि साउंड का मतलब, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए खाली बोलना या वोकलाइजेशन ही नहीं है, उसका मतलब है कोऑर्डिनेटेड वे में ओरल मोटर स्किल्स को यूज करके टंग, लिप और जॉ की मूवमेंट को प्रोड्यूस करना और उससे साउंड को प्रोड्यूस करना। यस सर। सर जैसे बच्चे को गैगिंग या चीज़ों को बार बार माउथ में लेना या कुछ पर्टिकुलर फूड्स को अवॉइड करना जैसे इश्यूज होते हैं, तो ये क्या एक डीपर सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम का साइन हो सकता है? इसका बेसिकली दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक, टेस्ट रिलेटेड इश्यूज। दूसरा होता है टेक्टाइल रिलेटेड इश्यूज। टेक्टाइल मतलब कि क्या होता है कि कुछ बच्चों को पर्टिकुलर टेक्सचर या टच टंग पे लगने की वजह से गैगिंग रिफ्लेक्स होता है। और इसमें भी ये होता है कि रिफ्लेक्स हमारा कैसा होता है कि जो बच्चे अवॉइडिंग बिहेवियर वाले हैं उनका गैग रिफ्लेक्स टंग पे थोड़ा आगे होता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं जिनको सेंसर इश्यूज नहीं होता है, उनमें क्या होता है कि टू थर्ड टंग के टू थर्ड पार्ट पे गैग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, मतलब कि थोड़ा सा पीछे। पर ये बच्चों में क्या होता है कि टच होते ही आगे के पार्ट से ही वॉमिटिंग या गैग रिफ्लेक्स स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे अगर जब भी थोड़ा सा भी खाना लेंगे या अनफेमिलियर या अनलाइकेबल टेक्सचर को मुंह में लेंगे तो सीधा वॉमिट कर देंगे या गैग रिफ्लेक्स थ्रो करेंगे या फिर स्पिटिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का च्यूइंग बिहेवियर जो है वो एज अप्रोप्रिएट डेवलप नहीं होगा। और बच्चे का च्यूइंग बिहेवियर एज अप्रोप्रिएट डेवलप नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जॉ स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, और जॉ स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी तो जॉ के रिलेटेड जितने भी साउंड होते हैं ए ओ आ, वो सारे साउंड डेवलप नहीं होंगे। और वो सारे साउंड डेवलप नहीं होंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि उसकी वजह से लिप क्लोजर भी शायद डेवलप ना हो और बच्चे का लिप रिलेटेड साउंड भी ना आए। तो क्या होगा कि बच्चे की स्पीच ऑटोमेटिकली डिले होने लगेगी बिकॉज ऑफ साउंड प्रोड्यूस ना करने की वजह से। तो बच्चे साउंड प्रोड्यूस ना कर पाएगा, उसकी वजह से स्पीच डिले हो जाएगी। लैंग्वेज में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पर स्पीच में डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारे सेंसरी इश्यूज इनडायरेक्टली बच्चे की स्पीच या कम्युनिकेशन या वर्बल स्किल पे इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर जब हम ओरल अवेयरनेस इंप्रूव करते हैं तो क्या ये सेल्फ काल्मिंग और अटेंशन में भी हेल्प करता है, स्पेशली ऑटिज्म या सेंसरी डिफिकल्ट वाले बच्चों को? ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या होता है कि उनका ओरल सेंसरी सिस्टम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। और जो अवॉइडिंग वाले बच्चे होते हैं वो एज अप्रोप्रिएट फूड नहीं ले पाते हैं या फिर ज़रा सा भी टेक्सचर लग जाने की वजह से गैगिंग या वॉमिटिंग जैसे रिफ्लेक्स दिखाते हैं। और सीकिंग वाले बच्चे क्या करते हैं कि नॉन एडिबल चीज़ों को मुंह में लेके खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को एवरी टाइम मुंह में सेंसरी इनपुट चाहिए, या फिर वो बच्चा एवरी टाइम सेंसरी को अवॉइड करने के लिए टंग बाहर निकाल के बैठा रहेगा, या फिर कोई ऐसी स्पिटिंग करता रहेगा, या फिर मुंह में टंग घुमाता रहेगा, या ऐसे सारे बिहेवियर करेगा। तो ये सारे बिहेवियर जब बच्चा थ्रू करेगा तो क्या हो कि बच्चे का पूरा अटेंशन और फोकस चला जाएगा ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स पे, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और वो अपने ओरल मोटर सेंसरी स्किल के साथ ही प्ले करता रहेगा या उसके साथ ही वर्क करता रहेगा। तो अगर जैसे हमने ओरल सेंसरी मोटर या सेंसरी स्किल्स को रेगुलेट कर दिया तो क्या होगा कि जो बच्चा है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए रेगुलेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इजी वे में वो अपने मोटर स्किल्स को कंट्रोल करके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे अटेंशन एंड फोकस थ्रो कर सकता है। सर आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल हो जो शेयर करना चाहते हो जहां ओरल प्लेसमेंट थेरेपी से एक बच्चे की स्पीच और फीडिंग में दोनों में इम्प्रूवमेंट आया हो? हाँ, एक बच्चा था, 6 महीने पहले मेरे पास आया था। और वो बच्चे का क्या था कि वो खाली लिक्विड फूड ही खाता था और पीता था। वो कभी भी च्यूइंग करने वाले कोई भी सॉलिड फूड या क्रंची फूड या टेक्सचर फूड ले नहीं पाता था क्योंकि उसका च्यूइंग जीरो था। तो क्या किया मैंने कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का यूज करके
उसकी जॉ मूवमेंट को इंक्रीज किया, जॉ मूवमेंट उसकी इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे को मैंने ये सिखाया कि हाउ टू होल्ड अ फूड बिटवीन टू टीथ्स, क्योंकि बच्चे की फाइन मोटर, ओरल फाइन मोटर स्किल्स होती है, जैसे कि दो दांत के बीच में खाने को कैसे पकड़ना है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसीस करके उसको चबाना है, और वो छोटे छोटे पीसीस होंगे उसके बाद उसको निगलना है। तो उसको बोलते हैं ओरल फाइन मोटर स्किल्स एंड ओरल प्रोप्रोसेप्टिव स्किल्स। तो ओरल फाइन मोटर स्किल्स एंड ओरल प्रोप्रोसेप्टिव स्किल्स बच्चे की जीरो थी, तो वो हमने ओरल प्लेसमेंट थेरापी का यूज करके बढ़ाया। फिर जॉ ग्रेडिंग और जॉ बाइट ब्लॉक्स का यूज करके हमने बच्चे की जॉ ग्रेडिंग और जॉ स्किल्स और जॉ मसल को इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ कि बच्चा पहले तो खाने को या फूड को दो दांतों के बीच में पकड़ना सीखा। फिर हमने च्यू ट्यूब, ऐसी च्यू ट्यूब्स थी टेक्सचर च्यू ट्यूब का यूज करके हमने बच्चे की ओरल प्रोप्रोसेप्टिव एंड च्यूइंग स्किल को इम्प्रूव किया, जिससे फिर वो होल्ड तो कर रहना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद उसने उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसीस में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि बच्चे की च्यूइंग स्किल इंप्रूव हुई और बच्चा प्रॉपर अमाउंट में च्यूएबल फूड को खा के ब्रेक डाउन करके खाने लगा। पहले क्या होता था कि च्यूएबल फूड को वो बिना च्यू किए या आधा अधूरा च्यू करके निकल जाता था, जिससे कि उसका गैग रिफ्लेक्स आ जाता था, क्योंकि वो फूड उसकी आ, जो पाइप होती है उससे बढ़ जाता था, जिसकी वजह से वो वॉमिट हो जाती थी। तो वो वॉमिट होना बंद हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर अमाउंट में खाने को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसीस में करके निगलना स्टार्ट किया। एंड देन उससे क्या हुआ कि उसकी जॉ की स्ट्रेंथनिंग बढ़ गई। तो आगे ही बताया उस तरीके से बच्चे के जॉ रिलेटेड साउंड आ ए ओ साउंड स्टार्ट हो गए, और जैसे ही वो साउंड स्टार्ट हुए हमने ग्रेजुअली ट्रांसफर किया च्यूइंग स्किल से उसकी स्ट्रॉ ड्रिंकिंग स्किल पे। और जैसे ही स्ट्रॉ ड्रिंकिंग स्किल पे स्टार्ट किया, तो स्ट्रॉ ड्रिंकिंग स्किल डेवलप होने के बाद बच्चे की लिप रिलेटेड जितने भी साउंड थे ब म प उ ओ, वो सारे साउंड डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से बच्चे की फीडिंग स्किल हमने डेवलप करके बच्चे के साउंड और प्रोनाउंस पे भी वर्क करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से फीडिंग एंड साउंड दोनों ओरल प्लेसमेंट थेरेपी से बच्चे के इम्प्रूव होने लगे। तो अभी धीरे 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 करके हम उसके और पर्टिकुलर साउंड एंड ओरल मोटर स्किल पे वर्क करके हम उसकी स्पीच डेवलप कर सकते हैं। आपने भी काफी टाइम देखा होगा कि मील टाइम के टाइम पर जब पेरेंट्स के लिए काफी स्ट्रगल टाइम होता है उस टाइम पे, तो क्या टिप्स हो सकते हैं जिसमें मील टाइम को एक पॉजिटिव सेंसरी एक्सपीरियंस बना सकते हैं, ना कि कोई स्ट्रेस या का मोमेंट? पहले तो पेरेंट्स का गोल हमेशा क्या रहता है कि जितना हमने बनाया है, जो अमाउंट में बनाया है, जो टेक्सचर में बनाया है, या जो तरीके से बनाया है, वो हम्म। सारी चीजें बच्चे को खानी पड़ेगी। तो हम्म। बच्चे को पहले तो पेरेंट्स को ये मानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि जो बच्चा नहीं खा रहा है वो हमेशा उसका बिहेवियरल इश्यूज नहीं है, समटाइम्स ही हैज अ सेंसरी इश्यूज। तो सेंसरी इश्यूज वाले बच्चे को आप कितना भी फोर्स फीडिंग करोगे, तो फोर्स फीडिंग करने से उसका बिहेवियर कम होने की जगह पे इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है कि पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि फोर्स फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा नहीं खा रहा है, नहीं नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपकी बहन खा रही है या आपका भाई खा रहा है तो आप क्यों नहीं खा रहे हो, बस आपके खाली नाटक हैं, ऐसा करके फोर्स फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर्स फीडिंग तो पहले स्टॉप करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि नहीं, बच्चा जो अमाउंट में जो खा रहा है वो फोर्स फीडिंग में नहीं डालना चाहिए, जितना खा रहा है उतना ही अंडरस्टैंड करके उसको खिलाओ। पेरेंट्स को ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टेक्सचर या कौन सा टेस्ट मेरे बच्चे को पसंद है और कौन सा टेस्ट और टेक्सचर मेरे बच्चे को नहीं पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्या होता है कभी कभी कि पेरेंट न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते हैं पर बच्चा नहीं खाता है, तो क्या करना पड़ेगा कि हर न्यूट्रिशन के लिए उसकी एक रिप्लेसमेंट चीजें भी होती है। जैसे कि अगर हम ये मान ले कि विटामिन सी के लिए लेमन होता है, तो ऑरेंज भी होता है, तो अगर बच्चा लेमन वाली चीजें नहीं खा रहा है तो ऑरेंज प्रोवाइड करो। इसी तरह हर न्यूट्रिशन वाली चीज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कौन से ऑप्शन वाली चीजें वो खा रहा है तो मल्टीपल ऑप्शन उसको प्रोवाइड करो, जिससे बच्चा कोई एक प्रिफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करे और उसको खा ले। तो इस तरीके से मल्टी अप्रोच के साथ या मल्टी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। और फिर भी अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है कि मेरा बच्चा प्रॉपर तरीके से च्यू करके या स्वेलो करके नहीं खा रहा है या अपनी एज अप्रोप्रिएट कोई भी चीजें नहीं कर रहा है, बहुत ही खाने को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो प्रोफेशनल की गाइड लेके उसके साथ बैठ के प्रॉपर मील टाइम थेरापी सेशन बनाना चाहिए। यानी कि थेरापिस्ट क्या करते हैं, ओरल प्लेसमेंट थेरापिस्ट के मील टाइम के लिए प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं और पेरेंट्स को हम्म। समझाते हैं कि इस तरीके से विजुअल्स एंड हम्म। टेक्टाइल थेरापी का यूज करो। उसके बाद बच्चे को खाना खिलाओ, जिससे कि वो थोड़ा सा सेंसरी रेगुलेट हो जाए, तो वो मील टाइम को एंजॉयबल वे में अलाउ हम्म। कर सके, एंजॉयबल वे में ले सके।
ओके सर। सर जैसे आप कुछ कोई फन एक्टिविटीज या टूल शेयर करेंगे जैसे स्ट्रॉ, विसेल्स, चुई ट्विप्स जो ओरल स्ट्रेंथ्स और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? बेसिकली मोस्ट कॉमन हम्म। टूल फॉर द ओरल प्लेसमेंट थेरापी इज च्यूई ट्यूब, जो सारे पेरेंट्स यूज करते हैं। पर बेसिकली ओरल मोटर स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जिसको डेवलप करने के लिए बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ओरो मोटर स्किल्स की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चाइल्ड की सेंसरी एंड ओरो मोटर स्किल्स अलग अलग होती है। अगर दो बच्चे सिमिलर भी बिहेवियर थ्रू आउट कर रहे हैं, पर उसके पीछे का ओरल मोटर स्किल्स या ओरो मोटर सेंसरी स्किल्स का रीजन अलग हो सकता है। तो पहले बच्चे को पूरे डिटेल में असेस करने के बाद ही हम कोई भी टूल्स या कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पेरेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अगर इंटरनेट पे या फिर अमेजोन पे या कोई भी ओरो मोटर के रिलेटेड टूल्स देखते हैं, तो उन्हें तुरंत उसको बाय करके अपने बच्चे के साथ यूज नहीं करना चाहिए। पहले तो अपने थेरापिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और थेरापिस्ट को कंसल्ट करने के बाद वो टूल को यूज कर सकते हैं कि नहीं, और टूल को यूज करना है तो कैसे करना है, कैसे प्रॉपर तरीके से करना है। वो सीखने के बाद अगर वो थेरापिस्ट के सामने एक्सपर्ट हो जाए, और जब थेरापिस्ट बोले कि नहीं नाउ यू आर एक्सपर्ट, देन दे हैव टू यूज दैट टूल और दैट मशीन इंडिपेंडेंटली। तो क्या होगा कि कभी कभी अगर पेरेंट्स ने इंटरनेट पे कोई चीज देखी और वो चीज मंगा ली, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का अगर डिफेंसिव भी है तो डिफेंसिव भी और डबल भी हो जाएगा, और अगर सीकिंग भी है तो वो भी साइड बढ़ सकता है। या फिर अगर बच्चे को रिवर्स इफेक्ट हो गई, तो बच्चा च्यूइंग कर रहा था वो च्यूइंग करना बंद कर देगा, या फिर गैगिंग रिफ्लेक्स था वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से रैंडमली कोई भी टूल्स को किसी भी तरीके से यूज करने से बच्चे में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे में देखने ना मिले, उसके लिए प्रॉपर इवेल्यूशन एंड प्रॉपर थेराप्यूटिक गाइड में ही ओरो मोटर की एक्टिविटी करवानी चाहिए, क्योंकि ओरो मोटर के जो टूल्स होते हैं वो दिखते तो टॉयज की तरह है, पर एक्चुअली उनका इम्पैक्ट ओरो मोटर में बहुत डीप और इनसाइड होता है, जो बच्चे के डायरेक्टली स्पीच बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करता है। तो इसके लिए थेराप्यूटिक गाइडेंस में ही ये वर्क करना चाहिए हमें। कभी कभी किसी पेरेंट को लगता है कि उनके बच्चों को ओरल मोटर या फीडिंग इश्यूज है तो उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे के माइलस्टोन्स, जैसे कि ओरल माइलस्टोन्स में कह सकते हैं स्ट्रॉ हम्म। ड्रिंकिंग, च्यूइंग, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, हम्म। ब्लोइंग रिफ्लेक्स, वो सारे अगर माइलस्टोन एज अप्रोप्रिएटली अगर बच्चे के डेवलप नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर उसकी वजह से बच्चे की स्पीच या साउंड या फिर फीडिंग में इफेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा एज अप्रोप्रिएटली ओरोमोटर स्किल्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा कि अगर नहीं कर रहा है तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा है या फिर उससे हो ही नहीं रही है। वो सारी चीज़ों को जब पेरेंट्स ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चे को जेन्युइन इश्यूज हैं। तब जाके थेरापिस्ट को मिलना पड़ेगा, जिसके बेसिक साइन और सिम्टम्स होते हैं कि अगर बच्चे की फर्स्ट बर्थडे आती है, और फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे अगर बच्चा 1 साल का हो गया है और अपने बर्थडे के दिन कैंडल को ब्लो नहीं कर पा रहा है, तो हम्म। पेरेंट्स को ये रेड फ्लैग के रूप में देखना चाहिए कि मेरा बच्चा ब्लोइंग नहीं कर पा रहा है अपनी बर्थडे कैंडल को, तो उसको ओरो मोटर इश्यूज हो सकते हैं। अगर बच्चा 1.5 ईयर्स का होगा और प्रॉपर च्यूइंग करके सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स या रोटी सब्जी नहीं खा रहा है, तो हो सकता है कि शायद उनके बच्चों को च्यूइंग इश्यूज या फिर फीडिंग इश्यूज हो, जिसकी वजह से वो खाना ना खा रहा हो। या फिर अगर उसके बच्चे के साउंड ही डेवलप नहीं हो रहे हैं, और बच्चा स्पीच थेरापी में भी जा रहा है, पर एज अप्रोप्रिएट या फिर थेरापी जितना सिखा रहा है उतना वर्क नहीं कर पा रहा है थेरापिस्ट के साथ, और लग रहा है कि दूसरे बच्चे जितना स्पीड में स्पीच थेरापी में सीख रहे हैं उतना जल्दी मेरा बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो हो सकता है कि बच्चे को ओरो मोटर और ओरो सेंसरी के रिलेटेड कोई इश्यूज हो। तो फिर पेरेंट्स को अलग से ओरो मोटर एंड ओरल प्लेसमेंट थेरापी या फिर ओरल सेंसरी इंटीग्रेशन करवाना चाहिए। जैसे घर पर जब हम ओरल एक्टिविटीज करते वक्त पेरेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस या सेफ्टी टिप्स ध्यान में रखने चाहिए? पहले तो पेरेंट्स को हम्म। मैं वापस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पे देख के जो फैंसी या फिर जो अट्रैक्टिव मेथड्स होती है वो यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, थेरापिस्ट ने अगर कोई एक्टिविटी सजेस्ट की है, तो एवरी टाइम जब आप वो एक्टिविटी करवा रहे हो, तो वीडियो लो, वीडियो लेके अपने थेरापिस्ट के साथ शेयर करो, और थेरापिस्ट से पूछो कि ये मैं बराबर करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ। एंड थर्ड चीज, कि जो एक्टिविटी जो टूल्स या जो तरीके से बोली गई वही तरीके से करवाओ। ये नहीं कि मेरे बच्चे को प्रोग्रेस ज्यादा हो जाएगा उसके चक्कर में 10 राउंड बोले गए तो 20 राउंड्स करवा दिए, या फिर 5 राउंड्स बोले तो 10 राउंड्स करवा दिए, या फिर मेरा बच्चा मेरे साथ तो कर ही नहीं रहा है, तो जबरदस्ती पकड़ के फिर उसका दो पैर में बंद करके जैसे हम दवाई पिलाते हैं उसी तरीके से ओरल टूल्स मुंह में डाल दिया और फोर्सफुली कर, तो एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं करना है।
या फिर एक्स्ट्रा ओवरवेल्ड होके बच्चे को ज्यादा भी नहीं करवा देना है। जितने अमाउंट में बोला गया उतने अमाउंट में करवाना है। दूसरा, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर मेंटेन करके एक्टिविटी करें, मतलब कि बच्चे को लेटा के या फिर दोनों पैर के बीच में दबा के ऐसे नहीं करना है। अगर बच्चा प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में बैठा है, तभी उसको टूल्स दे के एक्टिविटी करवानी है। और थर्ड, के इंटरनेट पे देखी हुई कोई भी एक्टिविटी को विदाउट थेरापी के साथ कंसल्ट किए बगैर स्टार्ट नहीं कर देनी है। तो इतनी चीजें जब ध्यान पेरेंट्स रखेंगे, तब ऑटोमेटिकली वो घर पे थोड़ी अंडरस्टैंडेबल एक्टिविटी बच्चे के साथ कर पाएंगे। कॉमन मिथ अबाउट ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है? पहले तो ये सुनने मिलता है मुझे कि ओरल प्लेसमेंट थेरापी अगर हम करवाएंगे तो बच्चे की स्पीच ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, अब बच्चा हम्म। ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा ओरल प्लेसमेंट थेरापी से बोलना स्टार्ट कर दे। ओरल प्लेसमेंट थेरापी बच्चों की स्पीच और क्लैरिटी पे वर्क तो करती है, पर कभी कभी क्या होता है कि ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में क्या होता है कि अलोंग विथ लैंग्वेज डिले भी होता है। तो लैंग्वेज डिले की वजह से भी उनकी स्पीच नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में आ रहा है तो उससे उसकी स्पीच आ जाएगी, या फिर जरूरी नहीं है कि बच्चा बोलना स्टार्ट ही कर देगा। अगर उसकी लैंग्वेज डिले है, उसकी वजह से उसकी स्पीच नहीं है, तो लैंग्वेज थेरेपी पे भी हमें इनडायरेक्टली वर्क करना पड़ेगा। द सेकंड मीथ इज कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी इज ऑल अबाउट टूल्स, बट ओरल हम्म। प्लेसमेंट थेरेपी का मेजर गोल है टूल्स, देन प्रॉम्प्ट एंड देन इंडिपेंडेंस। तो धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली टूल्स को कम करके हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है वो एक्टिविटी या वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मैं थेरापी स्टार्ट करता हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेकंड लेवल पे होते हैं, जिनको मैं प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमने तो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी के लिए आ रहे हैं तो आप टूल्स यूज करो, आप ये यूज करो। और पेरेंट्स फैसिनेटेड हो जाते हैं वो अट्रैक्टिव टूल्स से। तो अट्रैक्टिव टूल से फैसिनेटेड ना हो, क्योंकि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का गोल ये नहीं है कि टूल से सिखाना। ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का गोल है बच्चे को इंडिपेंडेंटली वो स्किल सिखाना। तो उसमें टूल्स का यूज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एवरी टाइम थेरापिस्ट ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में टूल्स यूज करे वो भी जरूरी नहीं है। एंड थर्ड एंड लास्ट मिथ, कि अगर मेरा बच्चा ओरल प्लेसमेंट थेरेपी करवाएगा तो सारी चीजें खाना शुरू कर देगा। तो जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे की पर्सनल लाइक और डिसलाइक भी होती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो सारे फ्रूट्स खा लेता है पर उसको स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है किसी भी कारण से, तो ये नहीं होगा कि हमने ओरल प्लेसमेंट थेरेपी चालू कर दी और वो स्ट्रॉबेरी खाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे की इनर लाइक और डिसलाइक भी होता है, जिसकी वजह से बच्चा कुछ चीजें ज्यादा खाता है और कुछ चीजें कम खाता है। दैट इज कॉमन ह्यूमन नेचर। तो कॉमन ह्यूमन नेचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर सेंसर इश्यूज की वजह से नहीं खा रहा है तो हम उसकी फीडिंग हैबिट चेंज कर सकते हैं। पर हम ये नहीं करेंगे कि बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा है तो हम उसकी फीडिंग हैबिट चेंज करेंगे। पर अगर बच्चे को प्रॉब्लम है कि अगर उसको पर्टिकुलरली कोई चीज पसंद ही नहीं है, तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कि वो उसकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक की बात है, नहीं कि वो उसके सेंसर इश्यूज में आता है। तो पेरेंट्स कभी कभी क्या समझते हैं कि कुछ चीजें नहीं खा रहा है, ओरल प्लेसमेंट थेरापी या फीडिंग थेरापी करवाएंगे तो उसका वो चीज के प्रति लाइकनेस बढ़ जाएगा। पर वो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वर्क करे, क्योंकि वो उसकी इनर लाइक या डिसलाइक भी हो सकती है। Thank you so much, Dr. Desai, for sharing your deep insight and practical guidance with us today. So, आज के एपिसोड में हमने ये समझा कि स्पीच सिर्फ शब्दों से नहीं आती, वो शुरू होती है मूवमेंट से, अवेयरनेस और कनेक्शन से। सो बिफोर वी रैप अप सर, कोई फाइनल आप थॉट्स शेयर करना चाहते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, एक मैसेज देना चाहते हैं अबाउट ओरल प्लेसमेंट थेरेपी के लिए? बेसिकली मेरा ये कहना है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको एज ए स्पीच के कंसर्न से देखने के अलावा थोड़ा सा बाहर निकल के उसको ओरो मोटर एंड ओरल सेंसरी स्किल्स के रूप में भी देख सकते हैं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे को ओरल सेंसरी इश्यूज भी हो सकता है, तो हमें स्पीच थेरापी के साथ साथ अलोंग विथ ओरल प्लेसमेंट थेरापी या ओरल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी भी करवानी पड़ेगी। तो डायरेक्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को अगर स्पीच की प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरापी के पास चले जाएंगे। पर अगर बच्चा बहुत छोटा है तो पहले उसकी ओरोमोटर या ओरल सेंसर स्किल पे वर्क करो, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड डेवलप होना चालू हो जाएगी। तो पेरेंट्स को एज ए स्पीच डिले है अगर बच्चे को, तो पेरेंट्स को स्पीच थेरापी के साथ साथ ओरोमोटर और ओरल सेंसरी या ओरल प्लेसमेंट थेरापी को भी कंसिडर करना चाहिए। तो बच्चे को ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उसका इम्प्रूवमेंट भी स्पीड में आएगा। तो याद रखिए, हर साउंड, हर बाइट और हर स्माइल एक डेवलपमेंट के पार्ट है। जब हम ओरल मोटर स्किल्स को नर्चर करते हैं तो हम सिर्फ स्पीच नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेगुलेशन भी बिल्ड करते हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी और आप सुन रहे हैं द इनसाइड यंग माइंड्स।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन वर्सेस एवीए क्लियरिंग द कंफ्यूजन। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए लर्निंग नेवर एंड्स। थैंक यू।